हेलो स्टूडेंट्स, biology.com में आप सबका स्वागत है। कल का जो अपना वीडियो था वो ब्लड ग्रुप का था। हमने ब्लड ग्रुप देखे और हमने देखा कि मनुष्य में 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। कौन कौन से पढ़े? ए ब्लड ग्रुप पढ़ा, बी, ए बी और ओ ब्लड ग्रुप। और ये जो ब्लड ग्रुप बने, ये ब्लड ग्रुप किस बेस पर बने? ये बने 2 एंटीजेंस की उपस्थिति के आधार पर, ए और बी एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर। ठीक है, इसीलिए इस ब्लड ग्रुप के तंत्र को क्या नाम दिया? एबीओ सिस्टम। क्या नाम दिया? एबीओ सिस्टम। और इसकी खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे कार्ल लैंडस्टीनर। उन्होंने 1901 में इन ब्लड ग्रुप्स की खोज की। ठीक है, साथ ही साथ हमने जाना कि इसकी आनुवांशिकता क्या है, ये किस तरह आगे जाता है, अगली पीढ़ी में किस तरह ब्लड ग्रुप जो है निर्धारित होते हैं, पिछले वीडियो में हमने जाना था। अब हम जानते हैं एक और प्रकार का ब्लड ग्रुप जिसे कहते हैं RH ब्लड ग्रुप या RH कारक। ठीक है, RH सिस्टम। देखो, RH कारक की इस ब्लड ग्रुप की जो खोज करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो उसमें भी लैंडस्टीनर और साथ में एक और वैज्ञानिक थे, वो थे वीनर। इन्होंने 1940 में इस कारक की ओर खोज की, लैंडस्टीनर और वीनर ने। इसलिए ब्लड ग्रुप में तो लैंडस्टीनर का नाम बहुत महत्वपूर्ण आपको याद रखना है। ब्लड ग्रुप में एबीओ तंत्र भी लैंडस्टीनर ने खोजा और RH तंत्र भी लैंडस्टीनर ने ही खोजा। ठीक है, साथ ही वीनर इसके साथ और साइंटिस्ट थे, ये याद रखना है। RH कारक की खोज जो हुई थी वो वास्तव में रीसस नाम के बंदर थे। बंदर की जो प्रजाति रीसस, उसमें हुई। किसमें हुई? रीसस प्रजाति में हुई। और इसीलिए इसका जो नाम RH पड़ा, इस आधार पर पड़ा। रीसस जो है, उस रीसस का जो शुरू के 2 वर्ड हैं वो ले लिए RH कारक। ठीक है, इस कारक की खोज किस जीव में हुई? रीसस में हुई, रीसस प्रजाति में हुई। बंदर की एक प्रजाति है और इसलिए इसे RH कारक कह दिया, उसके शुरू के 2 वर्ड्स लेकर RH कारक। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब हम RH कारक को समझते हैं आखिर होता क्या है। देखो, जैसे हमने एबीओ तंत्र में पढ़ा कि 2 एंटीजन होते हैं, ए और बी, उसके आधार पे ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है। हमने क्या देखा कि जो आरबीसी जो होती है, उस आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं एंटीजन। और हमने देखा 2 एंटीजन है, ए और एंटीजन बी। और इस आधार पर ब्लड ग्रुप बने 4, ए बी, ए बी और ओ। ठीक है, तो बाद में जब धीरे धीरे खोज हुई तो पता चला केवल ये 2 ही एंटीजन नहीं होते हैं, और भी एंटीजन होते हैं। और भी कई सारे ब्लड ग्रुप खोजे जा चुके हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये 2 हैं। तो बाद में जब खोज हुई तो पता चला कि ए और बी एंटीजन के अलावा एक और एंटीजन पाया जाता है और उस एंटीजन को RH एंटीजन कहा। क्या कहा? RH एंटीजन कहा, RH एंटीजन। ठीक है, यहाँ ये बात आपको नोट करनी है कि ऐसा नहीं है कि RBC पर कोई और, मतलब किसी और RBC पर ऐसा होगा, नहीं। जिस जहाँ A हो सकता है वहाँ B हो सकता है, वहाँ RH भी हो सकता है। बात समझ में आई आपको, है ना? क्या कहा मैंने? A और B के साथ RH हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि A अलग होगा या B अलग होगा या RH। ठीक है, RH वो A के साथ भी हो सकता है ब्लड ग्रुप, RH B ब्लड ग्रुप के साथ भी हो सकता है, यानी कि ये RBC में होगा। ठीक है, अगर ये होता है कहीं किसी RBC में, तो ऐसे ब्लड ग्रुप को हम पॉजिटिव के लिए दर्शाते हैं, प्लस लगाकर दर्शाते हैं, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव लगाकर। और अगर RH किसी RBC पर नहीं है, अगर RH किसी RBC पर नहीं है तब नेगेटिव लगाते हैं। ठीक है, जैसे कोई RBC है जिस पर A एंटीजन है, यानी कि उसका ब्लड ग्रुप A है,
और साथ ही साथ ये और पाया गया कि उस पर जो है RH एंटीजन और है। ठीक है, तो ऐसा जो ब्लड ग्रुप होगा वो A और RH एंटीजन है तो क्या होगा, पॉजिटिव, या इसको A+ लिख देते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। इसी तरह अगर ब्लड ग्रुप B AB मान लो AB प्रकार का है और साथ ही साथ उस पर RH कारक भी मौजूद है, तब वो AB पॉजिटिव होगा। इसी तरह मान लो O ब्लड ग्रुप है और उसमें RH कारक जो है वो नहीं पाया गया तो वो O नेगेटिव होगा। तब नहीं पाए जाने की स्थिति में क्या करेंगे, नेगेटिव का यूज करेंगे। नहीं अगर पाया जाता है तब क्या यूज करेंगे, नेगेटिव का यूज करेंगे। तो यहाँ ये बात आपको समझनी है कि ब्लड ग्रुप A, B, AB और O ये तो है ही है। अगर उनके साथ RH कारक और मौजूद है तो वो पॉजिटिव होगा। अगर A के साथ RH कारक है तो A पॉजिटिव, अगर A के साथ RH कारक नहीं है तो नेगेटिव, A नेगेटिव होगा। ठीक है, तो सारे ब्लड ग्रुप AB और O तो होंगे ही होंगे। अगर उनके साथ RH कारक मौजूद है तो पॉजिटिव, अगर उनके साथ RH कारक नहीं है तो नेगेटिव होगा। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हमने RH कारक की बारे में पढ़ा। ये जो कारक होता है RH जो होता है, ये जो एंटीजन जो होता है, ये एंटीजन जो है एक तरह का प्रोटीन होता है। कैसा होता है, प्रोटीन, जिसमें लगभग 417 अमीनो एसिड्स की चेन होती है। ठीक है, RH कारक प्रोटीन होता है जिसमें 417 अमीनो एसिड। प्रोटीन होता क्या है, एमिनो अम्लों की श्रृंखला होती है, एमिनो एसिड्स की चेन होती है। ठीक है, तो इसमें कितने अमीनो एसिड्स हैं, 417 अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव के बारे में हमने समझा। ठीक है, जैसे मैं अपना ब्लड ग्रुप बताऊँ, मेरा ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव है। B पॉजिटिव का मतलब ये है कि मेरी जो RBCs है उस पर B एंटीजन मौजूद है। क्या है, B एंटीजन मौजूद है, फिर उसके ऊपर प्लस लगा हुआ पॉजिटिव, इसका मतलब वहाँ RH एंटीजन भी मौजूद है, RH कारक भी मौजूद है। ठीक है, तो इस स्थिति को क्या कहेंगे, B पॉजिटिव कहेंगे। ठीक है, इसी तरह हम सभी ब्लड ग्रुप्स में इसको यूज करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इस RH कारक का क्या महत्व है। इसका महत्व बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता रहा है और आगे भी पूछे जाएंगे। देखो कैसे, RH कारक जो होता है उसके लिए हमारे ब्लड प्लाज्मा में किसी तरह की कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। क्या कहा मैंने कि हमारा जो प्लाज्मा होता है, ब्लड प्लाज्मा जो होता है, उस प्लाज्मा में RH कारक जो होता है उसके लिए किसी तरह की कोई एंटी RH, जिसे हम कहते हैं एंटी RH एंटीबॉडी, ये है क्या, एक प्रकार की एंटीबॉडी है। ये ब्लड प्लाज्मा में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती है, एब्सेंट होती है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के ब्लड प्लाज्मा जो हमारा प्लाज्मा है उस प्लाज्मा में किसी तरह की कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। किसके खिलाफ, RH एंटीजन के खिलाफ। प्राकृतिक रूप से कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। ठीक है, लेकिन अगर RH नेगेटिव व्यक्ति को, RH नेगेटिव व्यक्ति है यानी कि उसमें RH एंटीजन है ही नहीं, अगर इस RH नेगेटिव व्यक्ति को हम RH पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दें, RH नेगेटिव है यानी कि उसमें ऐसा एंटीजन है ही नहीं, अगर RH नेगेटिव व्यक्ति को RH पॉजिटिव का ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाए, उसमें चढ़ा दिया जाए ब्लड, तो ऐसी स्थिति में इस RH नेगेटिव व्यक्ति में ये एंटी RH
एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती है, एंटी RH एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाती है। ठीक है, यहाँ इसका उल्टा नहीं सोचना, RH पॉजिटिव व्यक्ति है उसमें RH नेगेटिव का चढ़ा दे ऐसा मत सोचना, क्योंकि RH नेगेटिव है उसके पास तो एंटीजन है ही नहीं। समझ रहे हो बात? हमने क्या कहा कि RH एंटी नेगेटिव कौन होगा? जिसके पास RH वाली एंटीबॉडी नहीं है, एंटीजन नहीं है। इसके पास एंटीजन है ही नहीं तो क्या इसमें एंटीबॉडी बनेगी? नहीं, इसमें बनने का कोई चांस नहीं। लेकिन इधर बन सकता है, RH पॉजिटिव के पास एंटीजन है, RH एंटीजन है। अगर ये एंटीजन RH नेगेटिव व्यक्ति में जाता है, पॉजिटिव वाला अगर ये एंटीजन RH नेगेटिव व्यक्ति में जाता है तो RH नेगेटिव व्यक्ति में क्या बनेगी? एंटीबॉडीज बनेगी इसके खिलाफ। उस एंटीबॉडी को क्या कहते हैं? एंटी RH एंटीबॉडी, एंटी RH एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी बन गई। और एंटीबॉडी और एंटीजन की वही, जैसे हमने कल के वीडियो में देखा, एंटीजन और एंटीबॉडी जो है वो जन्मजात दुश्मन है। क्या है? जन्मजात दुश्मन है, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। ये एक दूसरे को देख के नहीं सुहाते हैं। जैसे ही एक दूसरे के ये मिलेंगे, कौन सी रिएक्शन बताई थी? इससे एग्लूटिनेशन हो जाता है, एग्लूटिनेशन, या इसे कहें समूहन। हिंदी में समूहन की क्रिया हो जाती है। जैसे दूध फटता है वैसे ही खून जो है फट जाएगा, आरबीसी गुच्छा बना लेगी, प्लाज्मा दूर दूर हो जाएगा, आरबीसी का गुच्छा बन के ब्लड जो है वो नष्ट हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, तो RH पॉजिटिव व्यक्ति का ब्लड RH नेगेटिव में नहीं चढ़ाया जा सकता अगर इस चीज़ से बचना है तो। ठीक है, अब इस तरह की अगर क्रिया होती है, RH पॉजिटिव व्यक्ति का RH नेगेटिव में चढ़ा रहे हैं और ये एग्लूटिनेशन की क्रिया हो गई, इस क्रिया को आइसो इम्यूनाइजेशन भी कहते हैं। इसे आइसो इम्यूनाइजेशन भी कहते हैं। इसे इम्यूनाइजेशन क्यों कह रहे हैं? ठीक है, ये इम्यून डेवलप होना, प्रतिरक्षा डेवलप होना इम्यूनाइजेशन कहलाता है। और आइसो वर्ड हमेशा समान के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ देखो, RH कारक के खिलाफ ही RH एंटीजन बन गई, यानी कि यहाँ एंटीजन जो है वो भी RH प्रकार का ही है, ये एंटीजन, और एंटीबॉडी जो बन रही है वो भी RH प्रकार की ही है, एंटी RH। यहाँ एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों के दोनों एक ही प्रकार की होती है, समान प्रकार की होती है। ठीक है, समजातीय होती है, एक ही जाति की होती है, एक ही समूह की होती है। अगर ये समान यूं कहें कि एक ही परिवार के दोनों भाई हैं और ये अगर लड़ रहे हैं, झगड़ के इस तरह की स्थिति बनाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? आइसो इम्यूनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आया हुआ है, पूछा जाता है आइसो इम्यूनाइजेशन की स्थिति कब डेवलप होती है? तो जब समान प्रकार की हो। और इसका अच्छा उदाहरण क्या है? RH। अगर RH नेगेटिव व्यक्ति में RH पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया जाए तब। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपको। नेक्स्ट, अब ऐसी ही स्थिति की हम बात एक और करते हैं। कोई महिला जो RH नेगेटिव है, ये प्रश्न अधिकांशतः हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। कक्षा 10 की एग्जाम में, 11वीं के एग्जाम में, नीट की परीक्षा में और कंपटीशन एग्जाम में इससे संबंधित जरूर पूछा जाता है कि एक महिला है और वो महिला RH नेगेटिव है। क्या है वो? RH नेगेटिव है, यानी कि उसके ब्लड ग्रुप में RH कारक नहीं है, उसकी जो RBC है उसमें RH कारक नहीं है। ठीक है, यानी कि A नेगेटिव, B नेगेटिव, AB नेगेटिव या O नेगेटिव है। ठीक है, और अगर इस महिला का विवाह किसी पॉजिटिव व्यक्ति से होता है, RH पॉजिटिव व्यक्ति से अगर इसका विवाह होता है, तो ऐसी स्थिति में इसका जो भ्रूण बनेगा, इसका जो बच्चा बनेगा इसके गर्भ में,
जो भ्रूण बनेगा वो बनेगा पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव जो होता है वो प्रभावी होता है और RH नेगेटिव अप्रभावी होता है। तो ऐसी स्थिति में हमेशा प्रभावी लक्षण अपने आप को प्रकट करेगा। तो महिला जो RH नेगेटिव है उसका भ्रूण कैसा बना, RH पॉजिटिव बना उसका भ्रूण। ऐसी स्थिति में देखो वही जो अभी मैंने जस्ट स्थिति बताई थी एग्लूटिनेशन वाली कि RH नेगेटिव में RH पॉजिटिव ब्लड चढ़ाएंगे तो ये स्थिति, तो वही यहाँ डेवलप हो गई। भ्रूण बन गया RH पॉजिटिव, माता है RH नेगेटिव। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो माता है उसके अंदर, माता के अंदर इस भ्रूण के खिलाफ क्या बन जाएगी, एंटीबॉडीज बन जाएगी और उस एंटीबॉडी को एंटी RH एंटीबॉडी, ठीक है, बात समझ में आ गई। महिला उसको 9 महीने तक अपने गर्भ में रखेगी भ्रूण को, RH पॉजिटिव भ्रूण को, और उस भ्रूण के खिलाफ उस महिला के ब्लड में एंटी RH एंटीबॉडीज बन जाएगी। लेकिन यहाँ ऊपर वाला जो है वो इतना भी निर्दयी नहीं है, ये भी समझे। कैसे, क्या होगा कि ये जो इसका जो पहला भ्रूण बना इसमें एंटीबॉडीज तो बनेगी, लेकिन इतनी एंटीबॉडीज नहीं होती कि इस भ्रूण को वो नुकसान कर पाए। यानी कि ये जो है वो कम बनती है शुरू में, तो पहली अवस्था में कम बनती है। तो इसका जो पहला भ्रूण है, ये जो भ्रूण मान लो ये इसका फर्स्ट है, पहला बच्चा है, ये सुरक्षित होगा, सुरक्षित होगा या आप कह सकते हो स्वस्थ होगा। लेकिन अगर यही महिला अब दूसरे बच्चे को गर्भ धारण करती है, अगर दूसरा बच्चा इसका गर्भ में होता है, दूसरा भ्रूण बनता है, तो अब ये एंटी RH एंटीबॉडी अब संख्या में कई गुना बढ़ चुकी होती है, फिर से ऐसे ही बनेगी और ये पहले से बनी हुई है, इससे इनकी मात्रा क्या हो गई, बढ़ गई। और ऐसी स्थिति में जब एंटीबॉडीज बहुत ज़्यादा बन गई तो जो दूसरा भ्रूण है वो खत्म हो जाएगा या मर जाएगा। ऐसी संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। या अगर बच्चा जन्म भी लेता है तो उसमें रक्त अल्पता की कमी रहे, रक्त की बहुत ज़्यादा कमी रहेगी, ठीक है। और इस स्थिति को जब इस तरह उसका भ्रूण जो है उसके गर्भ में ही खत्म हो जाए RH कारकों की वजह से, RH एंटीबॉडी की वजह से, इसे इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहते हैं। ये एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न है और हमेशा पूछा जाता है कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस होता क्या है। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, फीटल का मतलब होता है भ्रूण, फीटल भ्रूण, फीटल यानी भ्रूण, ठीक है। भ्रूण का इरिथ्रो यानी कि RBC का ब्लास्टोसिस होना यानी कि नष्ट होना, उसका ब्लास्टोसिस होना, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, ठीक है। भ्रूण के RBC का नष्ट होना, भ्रूण की RBC नष्ट हो गई एंटी RH एंटीबॉडीज की वजह से, और इसीलिए भ्रूण जो है वो समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है या मर जाता है, ठीक है। तो ये स्थिति कब डेवलप होती है, मोस्टली दूसरे गर्भधारण के समय। पहले गर्भधारण के समय ये स्थिति नहीं होती क्योंकि एंटी RH एंटीबॉडीज कम होती है, ठीक है। इसीलिए तो कह रहा हूं कि ऊपर वाला थोड़ा तो मेहरबान है, इतना भी निर्दयी नहीं है, पहली स्थिति में तो बचा के रखता है, ठीक है। तो ये बात बहुत सारी एग्जाम्स में पूछी गई है और पूछी जाती रहेगी। अगर वहाँ खत्म न होकर शिशु जन्म ले रहा है तो उसे रीसस शिशु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, रीसस शिशु कहते हैं। अगर वो शिशु जन्म लेता है तो वो बहुत कमज़ोर होगा, उसमें रक्त की कमी होगी, उसे रीसस शिशु कहते हैं। अभी हाल ही जो है अभी इनका इलाज संभव हुआ है। अगर ऐसी स्थिति का पहले ही पता लग जाए तो रोहगम कारक आपको याद रखना है।
रोहगम एंटीबॉडीज का प्रयोग किया जाता है इसके लिए, रोहगम, ठीक है, रोहगम। या फिर भ्रूण का पूरा जो ब्लड है उसे तुरंत जन्म के समय ही उसे पूर्णतः रिप्लेस कर देते हैं, उसको पूर्णतः बदल दिया जाए, एक ये तरीका है। तो या तो उसके भ्रूण के पूरे खून को बदल दिया जाए, या फिर रोगम कारक जो है, रोगम एंटीबॉडी, इसका प्रयोग करके हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं, ठीक है। तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस या रीसस शिशु आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इस तरह हमने पहले एबीओ सिस्टम देखा और दूसरा हमने आरएच सिस्टम देखा। नेक्स्ट, अब आपके जो प्रायोगिक कक्षाओं में जो दिया हुआ है ब्लड ग्रुप कैसे ज्ञात किया जाए, वो प्रैक्टिकली मैं आपको यहाँ साथ में बता देता हूँ कि किस तरह वो प्रैक्टिकल आपको करना है, और ये आपके दिमाग में भी रहना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिर आप ब्लड ग्रुप जब प्रैक्टिकली आपको ज्ञात करना हो तो किस तरह ज्ञात करेंगे, ठीक है। ब्लड ग्रुप ज्ञात करने का तरीका बहुत आसान तरीका है, जो मैं आपको अभी समझाता हूँ। देखो, अगर आपको ब्लड ग्रुप निकालना है, ठीक है, आपको निकालना है ब्लड ग्रुप की, ब्लड ग्रुप कैसे निकाला जाए, तो उसके लिए पहली बात तो आपको याद रखनी है कि इसके लिए आजकल बने बनाए सिस्टम आता है जांच करने का। उसमें 3 बोतल्स होती है, जैसा आप अभी चित्र में देख रहे हो, इस तरह की 3 बोतल्स उसमें छोटे छोटे ड्रॉपर सहित मिलेगी। उसमें पहली जो है वो एंटी ए बोतल होती है, दूसरी एंटी बी और तीसरी एंटी डी होती है, ठीक है। अब करना क्या है, आप स्लाइड लीजिए, एक स्लाइड लेना है, ठीक है, ये स्लाइड समझ लीजिए। इस स्लाइड पर 3 बूंदें लेनी है ब्लड की। एक बूंद हम यहाँ ले लेते हैं, एक बूंद बीच में, एक बूंद दूर दूर, इस तरह दूर दूर इनको रखना है। 3 बूंदें हमने ब्लड की ली उस स्लाइड पर, ठीक है। 3 बूंद ब्लड की स्लाइड जो है वो हम ले चुके हैं। यहाँ ध्यान रखना है, इनको सेपरेट रखना है, ये आपस में मिक्स ना हो, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद करना क्या है, ये जो एंटी ए है ये इसमें मिक्स कर देंगे पहली बूंद पर। इनको आप मार्क कर सकते हो समझने के लिए, याद रखने के लिए। पहली बूंद पर एंटी ए की एक ड्रॉप, दूसरी ब्लड की पर एंटी बी और तीसरी पर एंटी डी, ठीक है। पहली ड्रॉप पर एंटी ए, दूसरी पर एंटी बी और तीसरी पर एंटी डी की एक ड्रॉप इस पर रखेंगे, डालेंगे और उसे सेपरेट रखते हुए इनको मिक्स करेंगे। आप एक अलग स्लाइड से इसे मिक्स कर सकते हैं, स्लाइड चेंज करके दूसरी स्लाइड से इसे मिक्स करेंगे, उसी स्लाइड से इससे मिक्स नहीं करना, ध्यान रखना, नहीं तो उसका ब्लड यहाँ भी आ सकता है, इसका केमिकल यहाँ भी आ सकता है। अलग अलग स्लाइडों से इन्हें एक बार मिक्स करके छोड़ दें। 1 या 2 मिनट बाद आप चेक करें कि इनमें जैसे दूध फटता है वैसे फटा हुआ नज़र कहाँ कहाँ आ रहा है, ये बस नोट करना है, ठीक है। तो जहाँ भी फटा हुआ नज़र आएगा वो ही उसका ब्लड ग्रुप होगा। कैसे, अब यहाँ नोट कीजिए, अगर केवल ये फटा हुआ नज़र आया, इसमें एग्लूटिनेशन हुआ, समूहन की क्रिया हो गई, गुच्छा बन गया आरबीसीज का और पानी पानी सा अलग हो गया, आप इसे समझिए कुछ ऐसे नज़र आएगा, ऐसे जैसे ये ड्रॉप थी, अब इसमें कहीं यहाँ गुच्छा, कहीं यहाँ गुच्छा, कुछ ऐसे कुछ गुच्छे से गुच्छे नज़र आएंगे बस, और बाकी भाग जो है वो तरल नज़र आएगा। ऐसी स्थिति अगर होती है, इस तरह समूहन की क्रिया अगर यहाँ होती है, केवल अगर समूहन यहाँ हो रहा है, केवल ए में अगर समूहन हो रहा है, केवल ए में समूहन हुआ, यहाँ समूहन हुआ, यहाँ नहीं हुआ, और यहाँ तो मोस्टली होगा ही, ठीक है, क्योंकि हमारे भारत में लगभग 85 से 90% भारतीय जो होते हैं वो RH पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो अगर ए में होता है, बी में नहीं होता, तो वो कैसा होगा, ए ब्लड ग्रुप होगा,
कैसा ब्लड ग्रुप होगा? ए ब्लड ग्रुप होगा। और अगर यहाँ होता है तो प्लस लगा देंगे, यानी कि ए पॉजिटिव होगा, RH कारक है। अगर यहाँ नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता तो इसका मतलब वो क्या हुआ? नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव लगा देंगे। ठीक है। दूसरी बात, अगर इसमें एग्लूटिनेशन नहीं हो रहा है, यहाँ एग्लूटिनेशन हो रहा है, तो अगर यहाँ होता है दूसरी स्थिति में तो वो B पॉजिटिव होगा, B होगा, केवल B होगा, यहाँ होता है। साथ में अगर इसमें भी हो गया तो पॉजिटिव होगा, इसमें नहीं हुआ तो नेगेटिव होगा। ठीक है। अगर इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया, यानी कि A में भी हो गया, B में भी एग्लूटिनेशन हो गया, इसका मतलब वो क्या हो गया? AB हो गया। A में भी है, B में भी है, तो AB। ठीक है। अगर यहाँ है तो प्लस, अगर यहाँ एग्लूटिनेशन नहीं है तो माइनस, यानी कि वो RH पॉजिटिव है अगर हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो वो RH नेगेटिव है। ठीक है। उसके बाद में अगर यहाँ पर भी एग्लूटिनेशन नहीं हुआ है, कोई किसी तरह का गुच्छा नहीं हुआ, वैसे के वैसे नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी नहीं हुआ, दोनों जगह नहीं हुआ, इसका मतलब वो O ब्लड ग्रुप होगा। कैसा होगा? O ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है। फिर इसको चेक करेंगे, अगर इसमें एग्लूटिनेशन होता है मतलब RH कारक तो है, इसका मतलब O पॉजिटिव। ठीक है। अगर इसमें एग्लूटिनेशन नहीं हो रहा है मतलब RH कारक भी नहीं है तो वो O नेगेटिव। ठीक है। तो इस तरह आप बहुत आसानी से उसके ब्लड ग्रुप की जांच कर सकते हो। आपके प्रैक्टिकली इस तरह आप उसको कर सकते हो। इसके लिए वो जो 3 एंटी-A, एंटी-B और एंटी-D सीरम आता है उसका यूज़ किया जाता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। जुड़े रहें biology.com के साथ और अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहें। धन्यवाद।